ठीक है, ये केस है एक लड़के का और मुझे सिर्फ़ ये केस डिस्कस करना है, मैं कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल लेकर नहीं आया। ये केस है ये मेरे पास अभी अगस्त में ही पिछले 1 हफ्ते में ही आया है। मुझे इसको प्रिस्क्राइब करने में मज़ा आया तो मुझे लगा मैं इसको शेयर करूँ। कोई बहुत ऐसा उलझा हुआ चीज़ नहीं है मगर फिर भी, क्योंकि साइकियाट्रिक केसेज़ हम लोगों को क्लिनिक पे इतने इस तरह के हैलुसिनेशन के केसेज़ इतने कॉमनली मिलते नहीं। मिलते भी हैं तो लोग उसको देखते जैसे हों। एक लड़का आया, मेरे मेरे से जुड़ी एक फैमिली है जो दवाइयाँ लेते हैं। उन्होंने लाकर के एक लड़के को मेरे सामने बिठाया, 14 साल का ये लड़का है और उनके हिसाब से सिर्फ़ इसको हेडेक है, इसको आप ट्रीट करो। हम लोग इसको करीब ढाई महीने, 3 महीने से इसको हेडेक है और इसको उन्होंने दिखाया कई जगहों पर जिसमें कि इसका एक सीटी हुआ, सीटी नॉर्मल है और डॉक्टर्स ने इसको एज़ यूजुअल जो माइग्रेन की ट्रीटमेंट्स होते हैं, पेन किलर्स होते हैं वो चल रहे हैं। ये अगस्त का केस है, इसकी चीफ कंप्लेंट हेडेक है और ये सिर्फ़ राइट साइडेड है। 2-3 महीने से है, 2 या 3 जो भी। इस केस में उनका कहना था कि इसके एपिसोड्स डेली ऐसा नहीं है कि 1 दिन होता है तो हफ़्ते 10 दिन नहीं होता है, पर डे होता है। अब इसमें क्वेश्चन्स हमारे बनते हैं कि कोई टाइम, कोई मॉडलिटी ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि एक यूजुअल माइग्रेन केस में होता है कि वो सारे माइग्रेन के केसेज़ आपको नॉइज़ में, ओडर में, लाइट से उनको बहुत सेंसिटिविटी होती है। कभी भी वैसे इसको लेकर के प्रिस्क्राइब करना भी नहीं चाहिए, ये लगभग हर माइग्रेन केस में होता है। और ड्यूरिंग हेडेक उसको कभी-कभी, नॉट एवरी टाइम, कभी-कभी ये फीलिंग होती है कि उसके एक कान से, राइट साइड के एक तरफ से, कान से कोई भी डिस्चार्ज बह रहा है और जब भी वो छू कर देखता है उसे कुछ उसमें मिलता नहीं। पर चूँकि ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, पर ये चीज़ होती है और ये उसकी चीफ कंप्लेंट थी। तो यहाँ तक मुझे मिला, अब मैं अपने अप्रोच से एक माइग्रेन केस की तरह इसको लेने लगा क्योंकि ये यूनिलैटरल है और ऑलमोस्ट सारी सेंसिटिविटीज़ शो कर रहा है जो एक माइग्रेन का केस यूजुअल केसेज़ में करता है। अ, मैं इतना कर ही रहा हूँ, साथ में 2 इंसान, 2 मेल, एडल्ट मेल बैठे हुए हैं, उसके फादर हैं और एक उसके कोई रिलेटिव है। तो उन्होंने मुझे क्या चीज़ें और बताई मैं बताता हूँ। जून 2024 में उसको टाइफाइड हुआ और लगभग 10 दिन के लिए उसको एलोपैथिक मेडिसिन दी गई। अगस्त में मेरे पास आया, जून 2024 में उसको फ़ीवर आया, 10 दिन के लिए वो एनीमिक हो गया उनके हिसाब से और उस टाइम के सिम्पटम्स, हीमोग्लोबिन कम हो गया, प्लेटलेट्स लो हो गईं और उनके अनुसार चेहरा एकदम लाल था और वो अपने सर को खूब टाइटली बाँधता था आराम के लिए और बहुत कमज़ोर हो गया। यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ मिलती है कि जो भी फ़ीवर था वो ब्लड डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस में कहीं न कहीं ले गया। टाइफॉइड एक ऐसा ही फ़ीवर है और उसके बाद से उसको माइग्रेन शुरू हुआ। उसके ट्रीटमेंट के लगभग 10 दिन बाद से, 8-10 दिन बाद से उसको ये हेडेक के इश्यूज़ आने शुरू हुए, राइट साइड। अब फर्दर चलते हैं, उसने मुझे क्या बताया। मैं उसका वर्ज़न सुनाऊँ इससे पहले मुझे ये बताना ज़रूरी है कि पूरी कहानी कैसे चली थी। मैं सिर्फ़ ऑडियो सुना दूँगा तो आप ये टाइम जब था तो मुझे वो 14 साल का लड़का जो कि अपने आप मेरे सबसे पास आकर के बैठा था। यूजुअली पेशेंट जब उसको सीट चूज़ करनी होती है क्योंकि मेरे यहाँ फिक्स सीट नहीं है, पेशेंट कहाँ बैठेगा, सामने भी बैठ सकता है, मेरे पास भी। तो वो मुझसे बिना कुछ पूछे बिल्कुल सीधे सपाट चलता हुआ मेरे बगल में आके बैठ गया और इतना उसने अपना प्रॉब्लम बताया ही था और हम लोग माइग्रेन पे ही बात कर रहे थे। वो खुद ही इस चीज़ को इनिशिएट करने लगा कि मुझे ये बताना है। तो उसने मुझे क्या बोला, एक ऑडियो पार्ट है मैं वो आपको सुना देता हूँ, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। ये पूरा ऑडियो अभी मैं आपको सुना रहा हूँ, पहले नहीं सुनाया था। पहले मैंने उसका सिर्फ़ एक हिस्सा सुनाया था। इसकी हर लाइन ध्यान से सुननी है, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से बता मैं यहाँ से बता देता हूँ कि उसने मुझे क्या कहा था। उसका ये कहना था कि उसको रात में कुछ चीज़ें दिखती हैं और उसको एक एक एक
शैडो दिखती है, एक इमेज दिखती है और वो उसी के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। वो क्या है वो ये बता रहा है। आवाज़ साफ ना है तो आप लोग बोल दीजिए। सर सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए अभी आपको समझ में आता है तो बताइएगा। वो बेहतर पता है कि वो कैसा होता है। तो जैसे ये चीज़ क्या होती है मतलब मतलब लाइट वाइट हो तब तो कुछ नहीं दिखता, अंधेरे में परछाई टाइप की दिखा करती है कि बात करती है। आपसे बात कर रही हाँ, है बड़ी होती है मतलब परछाई। तो आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। हाँ, मोस्टली क्या बोलता है मोस्टली पिछले टाइप पे जितना कुछ हुआ वही सब रिपीट होता है। जैसे जैसे लड़ाई हुई किसी से या कोई बात हुई सब रिपीट होती है। ये वही चीज़ें बताता है जो हो चुकी हैं। हाँ, जिसमें जो जो कुछ गलत किया वो सब। तुमने जो कुछ गलत किया हाँ, कोई एक चीज़ बोल सकते हो या सबको बार भी नहीं, लड़ाई टाइम पे जब हुआ था तो एक टाइम होता जब मेरा सर नीचे कर दिया गया था और मेरा खून निकल दूसरे खून निकल आया था क्या तो हुआ था क्या अब देखो ये क्या बोल रहा है। मैं बीच में एक बार कह देता हूँ। इसमें इसमें सिचुएशन ये हुई थी कि ये कह रहा है कि मुझे अंधेरे में कुछ दिखता है। मेरी आवाज़ आ रही है ना। जी बॉस। इसका ये कहना, इसका वर्जन बहुत क्रूड है। इसको लग रहा है मुझे सब पता है तो ये बोलता चला जा रहा है। इसका कहना है कि मुझे लाइट में तो कुछ नहीं मगर अंधेरे में एक शैडो दिखती है जिससे मैं बात करता हूँ। और ये बात बाद में इसके पेरेंट्स ने भी कंफर्म करी कि अकेले में कई बार बात करता दिखता है। इसका ये कहना था कि मैं उससे बात करता हूँ वो मुझसे बात करता है। तो फिर आगे कह रहा है कि मैंने बोला क्या बोलता है। तो उसका कहना है कि वो मेरी जो भी मैंने गलत किया है उसको ठीक करता है। तो मेरे मन में सवाल है कि क्या है ऐसा बताओ। कह रहा है जैसे मैंने किसी से मेरा झगड़ा हुआ और अभी इसने एक एग्जाम्पल दिया कि एक लड़का था, कॉलेज का लास्ट डे था स्कूल का। उसने इसको किसी बात पे इसके दोस्तों को छेड़ा, इसको छेड़ा, इसने कुछ नहीं कहा, फिर दोस्तों को छेड़ा। तो और इसका सर पकड़ के नीचे घुमा दिया। तो इसलिए ये गए और इसको इन्होंने हल्के से मारने की कोशिश करी और इनको पता भी नहीं चला, इतनी ताकत लगी कि उसकी नाक से ब्लड आ गया। और इनकी जो गलत चीज़ें होती हैं वो उसको करेक्ट करता है। लाइक इन्होंने मारा, ये घर गए तो वो इनको बताता है कि तुमको ऐसे नहीं ऐसे मारना चाहिए था। अब देखो इसके आगे का वर्जन वही है। मैं थोड़ा-सा उसका शुरुआत बता दे रहा हूँ, सुनो। आप लोग आ जाइए। मेरा मतलब सर नीचे कर दिया उसने तो हम आप लोग आ जाइए। मेरा उसने सर नीचे कर दिया तो मेरा हाथ से ज़्यादा ताकत लग गई कि खून निकल आया उसका। ये तब वाक़ई तब में वही ऐसी कोई घटना घटी थी? जी, क्या हुआ था? पापा ने देखा भी था कि उसका खून निकला था अपने नाक वाक से। किसको? बच्चा का था, हमसे बड़ा था, अब 10th में है वो, आ नहीं रहा एक हफ्ते हो गए। क्या घटना घटी थी? मतलब हुआ था कि आ गए हम लोग, पेपर दे के निकले थे लास्ट डे। हाँ, लास्ट डे था, हम लोग आराम से होली होली खेल रहे थे हाँ, वहीं पे। तो वहाँ पे आया, भिड़ने लगा फालतू में। हाँ, हम तब तो कुछ नहीं कर रहे थे, दोस्तों पे चला गया तो उस हम लड़ने लगे। तो इसने सर ऐसे नीचे किया तो मेरे पता नहीं अचानक से ताकत लग गई, हाथ खून निकल आया उसके। मुँह से मार दिया। हाँ, उसके नाक वाक पे कहीं नहीं लगी थी, हुँ, कोई बाहर का डैमेज नहीं दिख रहा, बस पास से निकला था। हुँ, हमें खुद नहीं फील हुआ कि छू के निकला। छू गया हो सकता है। हाँ,
फिर उसके बाद क्या फिर हुआ? उसके बाद जब अभी ये हुआ है तो बता वो जब बात होती है तो वो बताता है कि ऐसे नहीं मारना चाहिए था, वैसे मारना चाहिए था। वो जिसको तुम हाँ, वही बता रहा है। अंधेरे में देखते हो, हाँ, वो क्या कह रहा होता है? मतलब कि नहीं बताता है कि ऐसे लात चलाओ, ऐसे मुक्का चलाओ, या ये करो, वो करो, ये काम किया करो, वो काम किया करो। उस दशा में ऐसे मारते तो ठीक रहता, हाँ, मतलब उससे और अच्छे से कैसे मार सकते थे? हाँ, मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर दो। अभी उसको वो मार डालो। हाँ, और जब लड़ाई-वड़ाई हो या ताकत कम लगे तो आवाज़ आती है एक कि अपने आप को हमें दे दो, हम तुम्हें ताकत देंगे। ओके, ऐसा कब से है बेटा? ये हो चुका है 3-4 साल। 3-4 साल, ठीक है। और कोई घटना ऐसी बताओ, जैसे मोस्टली ये किसी से भिड़ते हो तब वही चीज़ें वो बताता है, या और भी चीज़ों को बोलता है? और सारी चीज़ें जिसमें हम कमज़ोर पड़े हैं वो सब, पढ़ाई में या जैसे पढ़ाई खेल-कूद में में। कमज़ोर पड़े तो क्या होता है? पढ़ाई में कमज़ोर पड़े तो सब बताता है कि ये चीज़ ऐसी थी, ये चीज़ ऐसी होनी थी, ये करना था तुम्हें, ऐसे याद करना था, ये सब करना था, सब। और सोते टाइम एक चीज़ और होती है कि अगर हम सो गए पूरी तरीके से, ब्रेन एकदम फ्री अगर हम सो गए पूरी तरह से, आमतौर पे इसको रेगुलरली अच्छी नींद आती नहीं है। अगर कर दिया तो जब जगेंगे तो एक कुत्ता दिखाई देगा हमें। फिर जब तक वो चेस्ट पे आके बैठ ना जाए तब तक बॉडी पैरालाइज रहती है, हिल नहीं सकते। जैसे आँख खुली हाँ, तो क्या होता है? आँख खुली तो आसपास जो भी पड़ा होगा ऊंची जगह पे, तो वहाँ पे वो कुत्ता दिखेगा। जब तक वो कुत्ता मेरी छाती पे बैठ ना जाए तब तक हट नहीं सकता मैं अपनी जगह से। ऐसा कब से है? ये भी 3-4 साल होगा जैसे वही शुरू हुआ। 3-4 साल पहले कोई ऐसी चीज़ देखी हो जिससे बहुत घबरा गए हो, डर गए हो? कोई एक्सीडेंट, किसी की मौत, किसी को मरते हुए देखा हो? नहीं, गाँव में मतलब वो था पेड़, वहाँ पे बताते कि आत्मा है, आत्मा है, हम तब मानते नहीं थे। और वहाँ पे कटहल का पेड़ था तो वही तोड़ के ले आए थे घर। तो वही बताया। फिर रात में हुई तो मामा थे, नानी वानी थी, गाँव में थे, तो वहीं परछाई दिखी थी दीवार पे। तुम्हें दिखी थी? हाँ, किसी ने देखी नहीं थी, वही मामा को दिखी थी। तब हाथ में झंझनाहट टाइप की हुई थी साथ में यहाँ पे। तुम्हारे हाथ में हुई थी? तुमने देखी थी कि हाँ, मामा ने बताया था? नहीं, हमने देखी थी कि हाथ ऐसे ऐसे कर रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। किसी और चीज़ से तुम्हें डर लगता हो? नहीं, ये इतना सच है। ये समझ में आया? सुनाई दे रहा था? जी सर। बहुत अजीब है ना? ऐसा लग रहा है कोई हॉरर मूवी देख रहे हो। जी बॉस। ऐसा भी लगता है कि ये अनरियलिस्टिक है। हम भी मानते हैं ये अनरियलिस्टिक है, पर अब आ गया तो क्या करें, भगा तो सकते नहीं है। ये सीन था। अब इस लाइन में इतनी सारी चीजें, मतलब ये तो उसने एक लाइन से बोलनी शुरू कर दी, इसमें मैं कुछ कर ही नहीं पाया, बस लिखता चला गया। फिर एक बार मुझे लगा कि मैं लिखते वक्त ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लूं, कई बार कुछ बारीक चीजें मिस हो जाती। ठीक है, अब देखो इसकी और चीजें क्या मिलती हैं। मैं भी इन सारे रेफरेंसेस पे आऊंगा, आगे देखते हैं। इसके पिता बैठे हैं, उनका कहना है, इसका कहना है कि मेरी मेमोरी 3 महीने तक बहुत अच्छी थी। अच्छा, 1 मिनट, 3 साल पहले ये शुरू हुआ है जब इन्होंने कुछ डरने वाली चीज देख ली थी। उसके बाद से शुरू हुआ इनको हेलुसिनेशंस, ये दिखना, उससे बात करना। वो इनको प्रमोट करता है, सुधारता है, बेहतर परफॉर्म करने के लिए बताता है, वगैरह वगैरह। पिछले 3 महीने से इसकी जो इसका कहना है कि मेमोरी मेरी 3 महीने तक बहुत अच्छी थी। स्कूल में हर चीज़ मुझे एक बार में याद होती थी। टीचर इस बात के लिए अप्रिशिएट करते थे, और ओवरऑल मेमोरी बहुत बढ़िया थी। अब ये चूंकि एंटी साइकोटिक रेमेडीज पे आ गया है, इस वजह से इसकी मेमोरी चली गई है। इसके अलावा वो पेन किलर 2 दवाइयाँ खा रहा है मेरे पास अब। जब भी मेरी आवाज़ आनी बंद हो या चलना बंद हो तो बताना। अब इसके पिता का कहना है कि ओवरऑल ये एक अच्छा परफॉर्मर रहा है स्कूल में। टीचर्स इसको अप्रिशिएट करते हैं। घर में भी एक अच्छे बच्चे की तरह रहा है, बहुत उग्र या एग्रेसिव ओवरऑल नहीं रहता है। टीचर्स इसके परफॉर्मेंस अप्रिशिएट करते हैं। और फैमिली मेंबर्स का कहना है कि अगर इसकी ओपिनियन, अगर ऑल्सो हैव सेम ओपिनियन,
अगर नहीं है, उससे एक्सेप्ट अलग हो, इसकी ओपिनियन से अलग हो, मेरी टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो कभी-कभी ये बहुत ज़िद करता है, अपनी आइडिया को लेके बहुत अड़ जाता है कि तुमने मेरी बात को किस तरीके से मना किया। इस चीज़ को लेकर ये बहुत कई बार अड़ियल होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये नॉर्मल रहता है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरा ऑब्जर्वेशन क्या था जब वो आया, ये मैं चूँकि वीडियो नहीं है, ऑडियो है, इसने पूरी कन्वर्सेशन में मेरी तरफ बहुत कम टाइम के लिए देखा। मैक्सिमम टाइम ये नीचे देख रहा था और चेहरे पे जो एक एक्सप्रेशन होता है ना बात करते वक़्त कि आप गुस्सा हो, पेन में हो, डरे हुए हो, तो यूजुअली फेस पे एक एक्सप्रेशन चेंज होता है कि आप जो भी आप बता रहे हैं, पेनफुल में स्थिति में तो आदमी बोलते वक़्त कि शो करता है कि आई एम इन सच अ पेन, डिसगस्टिंग, बहुत परेशान हूँ, ये नहीं आ रहा। जो एब्सोल्युटली ब्लैंक। यूजुअली ये केस तब होता है जब कोई साइकियाट्रिक केसेस कोई दवा खा रहे हों और अदरवाइज़ इसके अपने अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है, फर्दर ये है अपने पास। इसमें हमारे पास जितने भी सिम्पटम्स हैं, इसको हम लोग 2 अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज़ 3 साल पहले इसको ये इल्यूजन्स स्टार्ट हुए और दूसरा पार्ट जब इसको टाइफाइड हुआ, उसके बाद से इसके साथ माइग्रेन स्टार्ट हुआ। 2 हिस्सों में आप सारी पैथोलॉजी डिवाइड कर सकते हो। अब देखा जाए तो एक टाइम था कि इसको फ्राइट हुआ, फ्राइट के बाद इसको हैलुसिनेशंस स्टार्ट हो गए, 3 साल लगभग और 3 महीने लगभग ढाई 3 महीने पहले इसको एक टाइफाइड फीवर हुआ, जो कि सप्रेस हुआ, एलोपैथी खाई गई और उसके बाद से माइग्रेन हो गई। अब देखो मैं कई बार क्लास में ये चीज़ बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मिले वो एक ही पैथोलॉजी मिले, हो सकता है आपको 2 मिले, 3 मिले, ये वही है। मगर अगर दोनों पैथोलॉजीज़ में पैटर्न और सिम्प्टोमेटोलॉजी एक सी है, तब तो बहुत बढ़िया और अगर वो बिल्कुल ही एंटायरली डिफ़र कर रहा है, तो उसका अप्रोच थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स केसेस कहलाता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है अ, इसने एक चीज़ हमसे बोली कि सुबह अगर मैं रात अगर गहरी नींद सो गया तो सुबह उठूँगा तो मैं मूव नहीं कर सकता, जब तक वो आकर चेस्ट पे बैठ ना जाए और उसको इल्यूज़न होता है, विज़न्स होते हैं कि वहाँ पर एक डॉग है, जिधर भी देखता हूँ उधर। बाकी शरीर ऐसा लगता है कि पैरालिसिस हो, पालिस हो, हिल नहीं सकते, पैरालाइज़्ड हो, ये उसका वर्ड था। और फिज़िकल इसका जो प्रॉब्लम है वो माइग्रेन है, ठीक? अब इसकी एनालिसिस में हम लोग और क्या देख सकते हैं, ये जो मैंने अभी इसके अलावा जो साइकियाट्रिक सिम्पटम्स हैं, मेंटल सिम्पटम्स हैं, उसमें डॉग का विज़न है, घोस्ट को देखना है, स्पेक्टर्स, घोस्ट और तीसरी चीज़ है कि एज़ इफ ही इज़ अंडर कम्युनिकेशन ऑफ समबडी। मैं इसे कोई भी रेमेडी दूँगा, देखो मैंने जितने रूब्रिक डाले और जितने भी सिम्पटम्स मैंने ऑडियो डाला, वो इसलिए डाला कि ये बहुत ही अलग किस्म का प्रेज़ेंटेशन था। साइकोलॉजी के बेसिस पे मुझे खूब सारे रूब्रिक सुनने को मिले। सबने अपनी-अपनी तरफ से खूब सारे रूब्रिक बताए और पंगा देखो क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन में कई बार हम लोग एक सिंगल मैनिफेस्टेशन पकड़ लेते हैं और उस मैनिफेस्टेशन को अपनी जानकारी के अनुसार ट्रांसलेट कर देते हैं। मैं अगर वो ग्रुप खोलूँ, तो उसमें कितने रूब्रिक लिखे हुए हैं। किसी ने उसको पैरानॉइड लिखा है, किसी ने शिज़ोफ्रेनिया लिखा है। अब स्किज़ोफ्रेनिया का तो एक कॉमन सिम्पटम है कि हैलुसिनेशंस होते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें। पर अगर आप पूरे केस में कोई थ्रेड ढूँढ पाएँ और उसको आपकी दवा सैटिस्फाई करे, तो बहुत मज़ा आता है। जैसे कि मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, मुश्किल से 2-3 स्लाइडें बची हैं और उसको कंप्लीट करता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या था, एनालिसिस में मैं अगर एक लाइन ये खींचूँ, इसको आप 3 साल मान लीजिए। तो पहला जो कॉज़ेशन था वो फ्राइड था, जिसके लिए पेशेंट ससेप्टेबल था और रिज़ल्ट क्या आया 3 साल तक लगातार कंटिन्यूड हैलुसिनेशंस एंड स्लीप पैरालिसिस, ये 2 चीज़ें। हैलुसिनेशन को डिफाइन करना है, स्लीप पैरालिसिस अब इसको आप कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोनाउंस्ड सिम्पटम, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सिम्पटम जो कि अभी भी मौजूद है। टाइफाइड का इलाज करने पे ये गायब नहीं हुआ, ये अपनी तीव्रता में बना रहा, ना घटा ना बढ़ा। दूसरी चीज़ 3 महीने से चला आ रहा एक इल ट्रीटेड टाइफाइड जो कि 3 महीने से इसने हमें माइग्रेन दे दिया। अब इन दोनों पैथोलॉजीज़ में एक चीज़ आप देखिए, अगर आप माइग्रेन पढ़ोगे, तो माइग्रेन की बेसिक पैथोलॉजी जो है, वो
बेसिक पैथोफिजियोलॉजी अगर आप पढ़ोगे तो टोटली फंक्शनल है। उसमें सर्टेन न्यूरोपेप्टाइड्स हैं जो कि जा करके वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसो डायलेटेशन करते हैं। ये एक न्यूरो एज वेल एज मस्कुलर दोनों चीजों को इन्वॉल्व करता है। बेसिकली इसमें कैल्शियम चैनल के रिलेटेड पेप्टाइड्स होते हैं जो सिक्रीट होते हैं और अल्टीमेटली वो स्पाज्म करते हैं, जिसकी वजह से आपको हेडेक होता है। माइग्रेन का बेसिक फंडा ये है। अगर आप चीफ कंप्लेंट देखिए तो उसमें एक ही फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, गहरी नींद के बाद उठूं तो मेरा हाथ पैर मूव नहीं करता। इसको आप पैरालाइज कह सकते हैं या एक तरीके के स्पाज्म में जाना कह सकते हैं, जिससे आप मूव नहीं कर सकते। अब इसके लिए सबसे बढ़िया रूब्रिक, इस पे भी हमारी चर्चा ग्रुप पे हुई है जिसमें लोगों ने अलग अलग रूब्रिक डाले। अब देखो मैं इसमें आपको क्या क्या रूब्रिक बता सकता हूँ। कुछ चीज़ें तो बहुत सिंपल थी। फिजिकल पैथोलॉजीज में माइग्रेन है जो मैंने अभी बोल दिया कि वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेटेशन, ये एक्चुअली मैं इसमें बहुत पैथोफिजियोलॉजी में नहीं जाता हूँ, ये आप पढ़ लेना। स्लीप पैरालिसिस सेम चीज़, सोकर उठे मूव नहीं कर सकता। इन दोनों को अगर मिला ले तो हमारे पास रूब्रिक क्या आएंगे। एक रूब्रिक सिंपल है जो लोगों ने लिखा था, डिल्यूजन घोस्ट स्पेक्टर सीज, और हमारी रेमेडी हर हाल में स्पाज्म प्रोड्यूस करने वाली होनी चाहिए। इन्फ्लुएंस अंडर इज पावरफुल, इसके लिए आप ये कहेंगे। घोस्ट सीज के अलावा इसको ये लगता है कि जो काम ये सही से नहीं कर पाता, कोई है जो इसे करेक्ट करता है और बोलता है नहीं कर पा रहे हो तो जस्ट गिव मी योरसेल्फ एंड आई कैन डू इट बेटर देन यू। इसके इस सिचुएशन के लिए बेस्ट रूब्रिक है डिल्यूजन इन्फ्लुएंस वन इज अंडर अ पावरफुल। तो पहला रूब्रिक मैंने आपको दिखाई दिया, घोस्ट सीज, दोनों ही हेलुसिनेशंस के श्योर शॉर्ट रूब्रिक है, इसमें कोई वो नहीं। और ही सीज डॉग, जो उसने बोला जहां भी देखता हूँ चारों तरफ वो दिखता है। ये तीन रूब्रिक सही है। ये जो पाप है कि सोकर उठा और उसके बाद में मूव नहीं कर सकता, इसके लिए रूब्रिक है कैटालिप्सी। कैटालिप्सी, इसमें डिल्यूजन नहीं है, ये सिंपल रूब्रिक है कैटालिप्सी। कैटालिप्सी क्या है ये आप पढ़ो, आपको बेहतर समझ में आएगा। ये एक अलग अलग टाइप की कैटालिप्सी होती है और उसमें ये जाएगा। अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा जिसमें आपका शरीर हिल नहीं सकता। इसमें कैटाटोनिक और मल्टीपल टाइप की कैटालिप्सी होती है और उसके हिसाब से सब रूब्रिक्स भी हैं और उनकी मेडिसिन भी हैं। एक तरह का स्पाज्म है और पैरालिसिस भी है, दोनों चीजें। जैसे आप माइग्रेन में देख रहे हैं सिमिलर पैथोलॉजी, और इन सब के साथ एक चीज इसमें जो उसने बोली है पर मैंने रूब्रिक में कन्वर्ट नहीं की है कि whenever he falls asleep deeply then all this happens। गहरी नींद में जाने के बाद ही उसके साथ ये दिक्कत होती है। और उसका ये कहना था कि मोस्ट ऑफ द डेज मुझे गहरी नींद नहीं आती, बहुत कच्ची नींद होती। अब यहाँ तक आने के बाद आप दवा समझ सकते हो। स्पाज्म की पैथोलॉजी होनी चाहिए जो मैं बोल चुका हूँ, हिस्टेरिकल स्पाज्म होते हैं। अच्छा एक चीज और है कि उसका ये कहना था ना कि मैं एकदम से ताकत आ जाती है, मैंने मार दिया मुझे पता भी नहीं चला, ब्लड आ गया। ये अगेन वही चीज है कि इंक्रीज पावर, जो इसको इन्फ्लुएंस वाला जो पार्ट आता है ना वही। और इसके पिता का कहना है कि आमतौर पर ये टिमिड शाई है, साइलेंट है, ओबीडियंट है, मगर जब बात करती है तब बहुत जबरदस्त तरीके से रिएक्ट करता है, ऑब्स्टिनेट हो जाता है। अदरवाइज इज नॉर्मल। और जो रेमेडी आएगी इसके अलावा फियर ऑफ डॉग, ये आगे के ऑडियो में था, मैंने सुनाया नहीं है इसको। ये घर के देसी कुत्ते, मोहल्ले के देसी कुत्तों से भी डर लगता है, ये इसने मेंशन किया है। अब जो रेमेडी है वो स्ट्रामोनियम है, टेनेट। इतना बोलने के बाद अभी किसी को कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो मैं 5-10 मिनट के लिए आपको स्ट्रामोनियम थोड़ी सी बताऊंगा और इस केस में कहाँ कहाँ स्ट्रामोनियम के और पॉइंट थे जो मैंने रिपर्टराइज नहीं किए हैं, मैं वो भी बता दूँ। किसी को कोई डाउट या कोई सवाल हो तो पूछो। नहीं क्लियर है, ठीक है। आप लोगों ने जब लखनऊ में क्लास हुई थी ड्रग रेमेडीज के ऊपर, तो जितने लोग आए थे मैंने एक चीज आपसे कही थी कि हर वो चीज जो आपके नर्वस सिस्टम को फेड या इन्फ्लुएंस करता है, उसको डिप्रेस करने के लिए या एग्जाल्ट करने के लिए, वो सारे केमिकल्स सारी ड्रग रेमेडीज में एग्रावेट करते हैं। यानी
अगर वो गहरी नींद में जाएंगे तो भी, और अगर वो कॉफी या स्टिमुलेंट लेंगे तब भी। स्ट्रैम क्यों है? क्योंकि आमतौर पे स्ट्रामोनियम के लिए कहा जाता है कि वो बहुत वायलेंट होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं। और इस रूब्रिक में, इस केस में आपको एक ओबीडियंट बच्चे में स्ट्रामोनियम मिल रही है। यहाँ पर एक मिथ मैं तोड़ देता हूँ कि स्ट्रामोनियम हर वक्त वायलेंट नहीं होते। अदरवाइज नॉर्मल डेज में स्ट्रामोनियम बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्वीट बच्चे हैं, एक्सेप्ट ड्यूरिंग या से आफ्टर कंट्राडिक्शन। व्हेनेवर दे आर कंट्राडिक्टेड, स्टॉप्ड, उसके बाद उनका वो पार्ट आता है जिसको हम एग्रेसिव कहते हैं। या आप यूं कह लीजिए कि स्ट्रामोनियम सबकॉन्शियसली एग्रेसिव है, और वो सबकॉन्शियस जिन चीजों से एग्रवेट होता है, इंक्रीज करता है, वो है कंट्राडिक्शन। एलिमेंट फ्रॉम कंट्राडिक्शन में मिल जाएगा। वो है स्लीप। स्लीप उनके कॉन्शियस कंट्रोल को खत्म कर देती है, एंड द सबकॉन्शियस पार्ट इज बिकम एविडेंट। अगर आप बोरिक या बोरिक खोल लें, या अगर बोगर साहब की आप मटीरिया खोल रहे हैं, इसमें आपको एग्रेवेशन में दिख जाएगा साफ साफ लिखा हुआ कि आफ्टर स्लीप स्ट्रामोनियम इज एग्रेवेटेड, वेरी क्लियर। दूसरी चीज इसके अलावा मैं इस पे और क्या बोल सकता हूँ जिसमें मैंने स्लीप आफ्टर नहीं लिया रूब्रिक में। और जो स्ट्रामोनियम है, जैसे फियर्स के लिए जाना जाता है, आप ये जानते हो कि फियर्स के लिए जाना जाता है, मगर आप खुद सोचो कि एक रेमेडी जो इतनी फियरफुल है वो ही इतनी वायलेंट, पढ़ के तो सब निकल जाता है। ये कैसे पॉसिबल है कि एक रेमेडी फियरफुल भी है और एक रेमेडी इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी? ये ऐसा इसलिए है कि यूजुअली दे आर फियरफुल एंड दैट इज व्हाई दे अपीयर टिमिड इन यूजुअल डेज, टिमिड, कंट्रोल्ड, काम। बट जब भी उनको लगता है कि ये जो इमेंस अमाउंट ऑफ फियर का इमोशन है, जब भी ये थ्रेट करता है, वो इसकी तरफ आता है, तो इनके दो ही रिएक्शन। पहला रिएक्शन इमेंस एंगर, एक्साइटमेंट, ताकत बढ़ जाती है, पीट देंगे, मार देंगे, तोड़ देंगे। और जब इससे भी काम नहीं बनेगा तो सेकेंडरी रिएक्शन है पैरालिसिस। दो ही रिएक्शन है। अब कितनी इंटेंसिटी में ये थ्रेटेंड महसूस कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली रिएक्शन। तो आप देखिए, ये डरा, एक तरफ तो ये बोलता है कि मेरे अंदर ताकत आ जाती है, और जब ये गहरी नींद में जाता है तो वो ही इज बिकम्स टोटली पैरालाइज। तो इधर फाइट एंड फ्लाइट वाली जो सिचुएशन है ना स्ट्रामोनियम, उसके लिए। मगर इस फाइट एंड फ्लाइट के बीच में एक काम स्टेट भी है, जब तक ही इज नॉट डिस्टर्ब। ये स्ट्रामोनियम की पिक्चर है। हम मेनिया ही सोचते हैं, एक माइग्रेन में भी हो सकता है, और यहाँ तो इतने जबरदस्त हेलुसिनेशन वेल डेवलप्ड है, कई बार नहीं हुई, उसके बाद भी स्ट्रामोनियम जाती है। आप कन्वर्जेंस के केसेस में स्ट्रामोनियम हर बार वायलेंसी देखकर नहीं रोगे, मतलब बिहेवियरल वायलेंसी देखकर नहीं रोगे, इतना ही काफी। ठीक है, इतना है मेरे पास बताने के लिए। किसी का कोई सवाल हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। कैटालिप्सी जरूर पढ़ना, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। एक लाइन में वो बोल गया, पर इसको जैसे एक लड़की, आप में से एक ने लिखा डिल्यूजन पैरालिसिस ऑफ सेंसेस, एक रूब्रिक किसी ने डाला था इस ग्रुप में, डिल्यूजन पैरालिसिस ऑफ सेंसेस, शायद इसमें कुकिंग है। तो ये मगर पैरालिसिस ऑफ सेंसेस नहीं है, ये मोटर पैरालिसिस। जब मोटर पैरालिसिस है तब कैटालिप्सी है। डिल्यूजन पैरालिसिस ऑफ सेंसेस सेंसरी पार्ट के लिए, तो वो यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं होगा। अब एक बच्चे ने इसमें ये डिटेल में मटीरिया में लिखा है पैराग्राफ। मुझे ये अच्छा लगा कि उसने ये लिखा, क्योंकि एटलीस्ट उसने सिंगल रूब्रिक पकड़ के दवा गैस नहीं करी, पढ़ा। पर उसमें मोस्ट प्रोनाउंस सिम्टम्स अगर आप पढ़ लोगे, स्ट्रामोनियम की पिक्चर क्रिएट हो जाएगी, तो आप इस चीज को और अच्छे से अलग कर लोगे। इतना है मेरे पास। और स्ट्रामोनियम, लाइक बेलाडोना एंड मेनी अदर रेमेडीज, रेड फेस के लिए जाना जाता है। और एक लास्ट और पॉइंट, किसी भी किस्म के एक्सक्रीशंस को सप्रेस किया गया, बोरिक पढ़ लेना तो ऐसी स्थितियों में स्ट्रामोनियम की पैथोलॉजी डेवलप हो सकती है। टाइफॉइड हुआ और ब्लड का डिसइंटीग्रेशन हुआ, एएलपी बढ़ गया, बॉडी वाज ट्राइंग टू एलिमिनेट ऑल द बैड थिंग्स, क्योंकि टाइफॉइड में उसका हीमोग्लोबिन कम था, दैट मीन्स लिसिस हुई सेल्स में,
डिस्चार्ज ऑफेंसिव हो जाते हैं, एंड ही वॉज नॉट अलाउड टू थ्रो दैट आउट, या कह लो कि बॉडी की वाइटलिटी इतनी कम थी कि वो घिसट रहा था, एंड इट वॉज सप्रेस्ड, नॉट स्टिमुलेटेड बाय होम्योपैथी बट सप्रेस्ड बाय एलोपैथी. देयर आफ्टर स्पाजम स्टार्टेड, दैट इज माइग्रेन. नाउ अगेन स्ट्रामोनियम का पूरा जो वे ऑफ डेवलपमेंट है वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट होता है और वहां भी. फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ साइकी पे कर रहा है, यहाँ फिजिकल पे कर रहा है, पर दोनों स्ट्रामोनियम है, दोनों मैच कर रहे हैं. इट मीन्स दवा सेम है. अगर यहाँ कुछ और होता, चीजें थोड़ी अलग होती, मैं और भी केसेस लाऊंगा फ्यूचर में, तो आपको दिखाऊंगा कि दो डिफरेंट टाइम पे अलग अलग कन्फ्लिक्ट्स के बाद या अलग अलग कॉजेशन के बाद जो दो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आए, कई बार वो सेम रेमेडी रिफ्लेक्ट करते हैं, कई बार अलग, और उसमें कैसे ट्रीट करना है. तो ये फिलहाल स्ट्रामोनियम है, और प्रोबेबली ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रामोनियम, क्योंकि दो डिफरेंट विषम परिस्थितियों में इसने स्ट्रैम के ही डिफेंस चुने. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रैम हो सकता है, स्टेट वाला नहीं होगा, क्योंकि स्लो प्रोग्रेसिव में गिरा. दैट इज इट. किसी ने कुछ कहना हो तो बोले, अदरवाइज हम लोग बंद करते बॉस हैं. हाँ बेटा. ये पूछना था बॉस, जैसे स्टेमोनियम में पढ़ते हैं कि कन्वर्जन्स विद कॉन्शियसनेस होता है, और हाँ. आपने बताया कि जब उसका सबकॉन्शियस एग्रावेट होगा, मतलब जहाँ उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो खत्म होगी तो उसकी एग्रेसिवनेस आएगी, तो ये पॉइंट हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? कन्वर्जेंस विद कॉन्शियसनेस एक अलग चीज है. देखा जाए तो जब ये स्पाजम में जाता है कैटालिप्सी में, तो इसको दिख तो रहा ही होता है कि वहां पर कुछ है, तो इसका कॉन्शियस तो नहीं गया है, इसका मोटर गया है. वो बात आपकी संतुष्ट होती है. मैं ये कह रहा हूँ कि एक एक बहुत डरपोक आदमी मान लो सड़क पे जा रहा है, और उसको लगता है कि कभी भी रात के 3 बजे 2 बजे कोई भी हम पे अटैक कर सकता है. कोई भी हो, हम आप कोई भी, और हम थोड़ा अप्रीहेंसिव डर रहे हैं. अगर आपकी तरफ 3 लोग कूद पड़े, तो आप भागोगे, और जब नहीं भाग पाओगे, दबोचे जाओगे, तो आप 2-4 हाथ तो मारोगे अपनी पूरी शक्ति से, जब तक आपके अंदर ऊर्जा है, और फिर नहीं मार पाओगे तो यू विल गिव अप, सरेंडर. बिल्कुल यही स्ट्रामोनियम. सबकॉन्शियस में डर है, मगर डर को कोई छुए तो दो रिएक्शन में से कोई रिएक्शन आए. सबकॉन्शियस कह लो, ससेप्टिबिलिटी कह लो, क्रोनिसिटी कह लो, सेंसिटिव टू कह लो, इसीलिए एलिमेंट फॉर्म है. तो बेसिकली डरपोक है, मगर वो एग्रेशन हर वक्त सरफेस पे नहीं रहता. तब आता है जब कोई एक्यूट कंडीशन हमको अफेक्ट करती है. हर वक्त स्ट्रामोनियम वायलेंट मर्क नहीं है. ये स्ट्रामोनियम मेनिया में दिया गया है, मगर ये ट्यूबरकुलिनम, टेरेंटुला, इनसे अलग है. ये ऑल द टाइम अनमैनेजेबल या एग्रेसिव नहीं है एज कंपेयर टू टेरेंटुला, ट्यूबरकुलिनम, या इवन हायोस भी कह सकते हो कुछ एक्सटेंट तक.